बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका होस्ट फरहान खान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम माफिया। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे एक ऐसे माफिया की जो कि हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ को जो है वो बिल्कुल नज़र भी नहीं आता है। दूसरी जानिब जो कराची के शहरी हैं उनके बच्चों की जान का जो है वो ख़तरा बना हुआ है। हम देख रहे हैं कि रिसेंटली शहर कराची के अंदर बड़ी तादाद के अंदर जो है छोटे बच्चे, कमसिन बच्चे जो हैं वो अगवा होते हुए नज़र आते हैं, किडनैप होते हुए नज़र आते हैं और कई बच्चे तो ऐसे हैं जो कि लापता हो गए हैं। आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे एक सारिम नामी बच्चे की जिसकी उम्र जो है तकरीबन 6 से 7 साल की थी। गुज़श्ता कई दिन पहले जो है उसको वो मदरसे से निकलता है और अपने ही अपार्टमेंट की जुरिसडिक्शंस के अंदर से जो है वो गायब हो जाता है बच्चा। 11 दिन बाद जो है उनकी फैमिली को ये पता लगता है कि उस बच्चे की जो डेड बॉडी है वो एक उन्हीं के अपार्टमेंट के टैंक के अंदर से बरामद होती है। ये जो टैंक आप मेरे बैकग्राउंड में देख रहे हैं ये वो टैंक है जहाँ पे सारिम जो बच्चा था उसकी 11 दिन बाद जो है उसकी बॉडी जो है इस टैंक से मिली है। 11 दिन तक इस बच्चे का कोई किसी किस्म का पता नहीं था। फैमिली जो है वो दर बदर जो है वो घूम रही थी। दूसरी जानिब हमने ये भी देखा लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ जो हैं वो भी बच्चे की खोज में लगे हुए थे, लेकिन 11 दिन बाद जो है बच्चे की बॉडी इस टैंक से जो है वो बरामद हुई है। आइए चलते हैं और जो सारिम बच्चा है इसकी फैमिली से जानते हैं, इसके पेरेंट्स से जानते हैं कि ये इंसिडेंट किस तरह पेश आया और क्या मामलात हुए और अभी तक जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं क्या उनकी जानिब से किसी किस्म की जो वादे किए जा रहे हैं, क्या किसी किस्म की कोई एक्टिविटी नज़र आ रही है। आइए चलते हैं। जी, हम इस वक्त मौजूद हैं इनोसेंट सारिम के पेरेंट्स के साथ। इनसे जानते हैं कि उस बच्चे के हवाले से क्या एक्टिविटीज़ थी उसकी, थोड़ा सा एजुकेशन का बैकग्राउंड इनसे जानने की कोशिश करते हैं। दूसरी जानिब ये भी जानते हैं कि उसके 2 भाई और भी हैं, घर में किस तरह की एक्टिविटीज़ करता था, क्या उसकी प्लेइंग एक्टिविटीज़ होती थी। तो मोहसिन साहब ये बताइएगा कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ज़रा ये बताएं सारिम के हवाले से क्या एज थी उसकी और किस तरह की एक्टिविटीज़ के अंदर वो ज़्यादा इन्वॉल्व रहता था। उसका सारिम की एज तकरीबन 5.5-6 साल का था वो बच्चा मेरा, और बहुत समझदार था। पढ़ाई में थोड़ा सा वीक था लेकिन मार्क्स अच्छे लाता था, 90 अबव होते थे, ठीक है। और स्कूल से भी इसकी कभी अल्लाह ना करे कोई ऐसी कंप्लेंट्स थी। शरारती बहुत था, ठीक है। टेक्निकल उसका दिमाग था, ठीक है। और कोई भी चीज़ जैसे रास्ते में होती थी तो वो कोई ना कोई चीज़ उठा लेता था, जेब में डाल लेता था और रात में मुझसे पूछता था कि बाबा ये किस चीज़ के लिए आता है, बाबा ये किस चीज़ के लिए आता है। तो मैं इसको बताता था। मोबाइल बहुत कम यूज़ करता था बच्चा। जब रात में मैं घर पे आता था तो वो मेरा परमिशन से ही मेरा मोबाइल उठाता था, ठीक है। बाकी चीज़ वीज़ की तो हर बच्चे की ख्वाहिश होती है खाना, तो वो जो बोलता था वो उसको मिल जाया करता था। ये बताइए कि थोड़ा सा एजुकेशन के हवाले से बताएं, कौन सी क्लास में था, मदरसे में पढ़ता था बच्चा या स्कूल जाना शुरू हो गया। नहीं, वो दरअसल ये पढ़ाई में तो हल्का सा जो कच्चा था वो इस वजह से कच्चा था क्योंकि पहले ये स्कूल गया है, बाद में ट्यूशन गया है। मेरा बड़ा वाला बेटा 7 साल का है, उसका नाम आरिज़ है। वो पहले ट्यूशन जाता था, इसके बाद स्कूल लगा। लेकिन जब हम पहले वाले का एडमिशन कराने के लिए गए तो ये भी क्लास में बैठने लगा, तो हमने दोनों का एक साथ ही करा दिया, ठीक है। और ये वो बड़ा वाला मेरा सीनियर में पढ़ता था। सारिम जो है वो जूनियर में पढ़ता था। सेंट मेरी स्कूल है इनका स्कूल का नाम 11A में, ठीक है। ये जो 11B में पढ़ते थे ये, ठीक है। और सब नॉर्मल रूटीन के हिसाब से चल रहा था। मदरसा भी जाते थे, ट्यूशन भी जाते थे। स्कूल के लिए पिक एंड ड्रॉप मैं करता था। ट्यूशन और मदरसा इन बाउंड्री वॉल प्रोजेक्ट के अंदर ही था, ठीक है। तो अमूमन चीज़ वगैरह वो खुद भी ले आया करते थे जाके, ठीक है। अंदर ही हमारे कंपाउंड के अंदर चीज़ की दुकान थी, वो जाके खुद ही ले आते थे। और यहाँ तक कि इतना अच्छा बच्चा था मेरा कि 5 किलो का आटा भी इजीली उठा के 4th फ्लोर तक लेके आ जाता था आराम से। थोड़ा सा ये बताइए कि खेलने के हवाले से बताइएगा, क्या गेम्स थे जो उसको पसंद थे और किस तरह की एक्टिविटीज़ के अंदर फैमिली के अंदर वो इन्वॉल्व रहता था। वो माशाल्लाह वैसे वो बहुत चंचल बच्चा था। अब साइकिलें आती थी तो वो अगर जैसे कॉम्प्रोमाइज़ था मेरा बच्चा, वो बड़े वाले की साइकिल टूट जाए तो सारी माप दे दो
ठीक है, स्कूटी टूट जाए तो सारी माप दे दो। वो बेचारा बच्चा हर तरीके से कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया करता था, ठीक है। मोबाइल बड़े वाले के पास था, उसके पास नहीं था। मैं जब आता था रात में परमिशन लेता था मुझसे, फिर वो मोबाइल यूज़ करता था। मतलब हर एक चीज़ की एक्टिविटीज़ उसकी ये थी कि पढ़ाई लिखाई भी करता था, लेकिन जो है ना ज़्यादातर ना वो फिज़िकल एक्टिविटीज़ में होता था। कोई ना कोई चीज़ बनाना, कोई ना कोई खिलौने को जोड़ना, इन सब चीज़ों में था। और ज़्यादातर अटैच, हम दोनों से ज़्यादा अटैच वो मेरी अम्मी के साथ था, और वो दादी लगती हैं उसकी, और वो कहता अम्मी ही था वो शुरू से। हम मियाँ बीवी में अगर जैसे उसको मारने किसी गलती पे मारते थे तो वो डायरेक्ट अम्मी के पास ही जाता था, और वो उन्हीं को ही ज़्यादा वो करता था। इनोसेंट सारिम, उनकी मदर से थोड़ी सी बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि किस तरह की एक्टिविटीज़ में जो है सारिम इन्वॉल्व रहता था और क्या क्या चीज़ें जो थी उसको पसंद थी। ये बताइएगा कि सारिम की क्या एक्टिविटीज़ होती थी, क्योंकि वालिद जो होता है वो तो सारा दिन बाहर चला जाता है काम पे, तो मदर जो होती है वो बच्चों का ख्याल भी करती है, और बच्चों को जो उसकी एजुकेशन होती है वो भी मदर की ही ज़िम्मेदारी होती है। ज़रा थोड़ा सा सारिम के हवाले से बताएं क्या चीज़ें उसको पसंद थी, और थोड़ा सा एजुकेशन में बताएं कि तालीम के हवाले से कितना एक्टिव था और कौन कौन से ऐसे गेम्स थे जो उसको पसंद थे। सारिम जो है 5.5 साल उनकी उम्र थी। पढ़ाई में थोड़े वीक थे। वजह ये थी कि पहले जो है जैसे कि उन्होंने बताया कि ट्यूशन वो बाद में लगे हैं, साथ पहले स्कूल गए हैं, फिर बाद में जो है ना ट्यूशन लगे, तो इसलिए थोड़े वीक थे। ऐसे नहीं था कि बिल्कुल ही सिफर थे, ऐसा नहीं था, लेकिन बड़े बेटे के बनस्बत थोड़े वीक थे। सही। मोबाइल में जैसे बच्चे हर वक्त 24 घंटे घुसे रहते हैं, उसकी ये एक्टिविटी नहीं थी। थोड़ा बहुत देखा, काफ़ी है। रात में फादर आए, पापा से इजाज़त लेके मोबाइल लिए। टाइमिंग उसकी थी, बच्चे देर से जाग रहे होते थे, वो उसकी टाइमिंग थी 11 बजे सो जाना। क्या अपील करेंगी और क्या मैसेज देना चाहेंगी दूसरे पेरेंट्स को कि इस तरह के इंसिडेंट से किस तरह जो है वो अपने आप को थोड़ा सा महफूज रखा है? मुझसे यही सवाल पूछा जा रहा है कि मैं पेरेंट्स को क्या मशवरा दूँ। मुझे ये बताया क्या मशवरा दूँ कि भाई मैंने मदरसा भेजा था, आप ना कुरान पढ़ने के लिए मदरसे मत भेजिए। क्या मैं ये दूँ एडवाइस? मतलब ये तो गवर्नमेंट की, हमें सेफ्टी की, तो ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर बच्चे पढ़ने के लिए माएँ भेज रही हैं तो उनके लखते जिगर की हिफाजत वो करें। मैंने तो पढ़ने के लिए भेजा था मदरसा, कोई नाच गाना खेल कूद के लिए। जब से सर्दियाँ आई मैंने अपने बच्चों को बाहर भेजना तक के छोड़ दिया था कि नहीं बेटा, आप गर्मियाँ आएंगी, आप जब बाहर जाना, अभी सर्दियाँ हैं कि आपको ठंड लग जाएगी। मैंने सिर्फ पढ़ाई के लिए भेजा, और मुझे उसकी इतनी बड़ी सज़ा दी गई कि भाई आपने मदरसे भेजा है बच्चे को, तो अब हम ये अमल होगा। कोई सेफ्टी नहीं है। अभी भी रोज़ बच्चे जा रहे हैं, गार्डन से बच्चे उठाए गए हैं, कोई सीरियसली कुछ नहीं लिया जा रहा है। 2 दिन न्यूज़ चलती है, ख़त्म हो जाती है। ये वो स्पॉट है मेरे बैकग्राउंड में, बैतुल अनम जो है ये अपार्टमेंट है कॉम्प्लेक्स, जहाँ पे इनोसेंट सारिम जो था वो 11 दिन तक जो है लापता रहा। उसके बाद जो है हमने देखा कि उसकी बॉडी जो है एक वाटर टैंक से मिली। मेरे बैकग्राउंड में जो है ये वो मदरसा है जहाँ पे सारिम जो है वो मदरसा पढ़ने गया था। उसके बाद जो है वो मदरसा पढ़ के जैसे निकला है उसके बाद इसी कंपाउंड के अंदर से जो है सारिम जो है वो मिसिंग हो गया। आइए चलते हैं और सारिम के फादर से कुछ और बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि किस रास्ते से वो घर से निकला था और मदरसे गया है, और मदरसे से जब वो निकला है तो क्या इन्फॉर्मेशन जो यहाँ पे लोग रहते हैं उन्होंने बताया है, क्योंकि हमने ये भी देखा है कि इस कंपाउंड के सराउंडिंग में बाउंड्री वॉल भी हुई हुई है, और जो मेन गेट है वहाँ पे चौकीदार भी बैठे हुए हैं, गार्ड भी बैठे हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद सारिम जो है इसी कंपाउंड के अंदर से जो है वो मिसिंग हो गया। आइए चलते हैं और सारिम के वालिद से जो है वो जानते हैं कि किस तरह की जो है वो एक्टिविटी हुई है, और क्या इन्फॉर्मेशन जो है यहाँ पे सारिम के जो फादर हैं उनको बताया गया है, यहाँ पे जो लोग रहते हैं कि किस टाइम पे सारिम मदरसे से निकला है और कब जो है वो मिसिंग हुआ है। आइए चलते हैं। मोहसिन, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये बताइए कि ये मदरसा जैसा कि हमने देखा कि यहाँ पे जो है वो कुरान पाक जो है वो उसकी तालीम हासिल करने आता था, तो ये बताइए किस टाइम वो घर से निकला है, और यहाँ पे जो लोग थे उन्होंने क्या आपको बताया कि मदरसे से वो किस टाइम निकला और कौन से रास्ते से वो अपने घर गया?
देखें फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो निकला है मदरसे के लिए 2:15 बजे जाता है। जैसे ज़ोहर की नमाज़ हो जाती है तकरीबन 2 बजे तक फारिग हो जाते हैं, नमाज़ी निकल के 2:15 बजे की टाइमिंग थी। लेकिन उस दिन मेरे दोनों बच्चे जो है ना 2:30 बजे गए हैं क्योंकि उनकी टोपी नहीं मिल रही थी। ठीक है, वो 2:30 बजे फ्लैट से अपने निकले, घर से निकल के मस्जिद गए। ठीक है, ये फुटेज आ गई सामने हमारे कि मस्जिद गए हैं। मस्जिद से पहुंचने के बाद इनकी छुट्टी होती है 1 घंटे के बाद 3:30 बजे। उस दिन इनकी छुट्टी हुई है 3:40 पे। ठीक है, जो इनके कारी पढ़ाते थे वो 3:30 बजे ही चले गए थे और जो मस्जिद के इमाम थे ना उन्होंने मेरे दोनों बच्चों की छुट्टी दी नहीं। ठीक है, बहरहाल एक अलग अलग रास्ते से गए हैं दोनों बच्चे क्योंकि अमूमन रेसें लगती हैं, मैं यहाँ पहले पहुँचा हूँ तो यहाँ से मल्टीपल रास्ते हैं ग्राउंड से और ग्राउंड के पीछे मेरा घर है। ठीक है, तो वो निकले हैं जो है ना 3:40 में निकले हैं। निकलने के बाद जो है ना एक अलग रास्ते से गया, दूसरा अलग रास्ते गया। अच्छा, बड़ा मेरा बेटा कह रहा था कि सारिम आधे रास्ते से वापस गया था। ठीक है ना, मस्जिद की जानिब। तो मस्जिद में ना वो मैं जब सर्चिंग कर रहा था तो मस्जिद में मुझे इसके ग्लव्स मिले थे और वही ग्लव्स इस वजह से मुझे यकीन है इस ग्लव्स पे क्योंकि वो ग्लव्स सुबह ही मैंने इसको स्कूल में पहनाए थे। तो वो मस्जिद की ना मुझे सीढ़ियों से मिले थे। ठीक है, तो वो मैंने जो है ना तफ्तीश ऑफिसर को जो है ना उनको फ़ौरन दे दिए थे कि ये मुझे मस्जिद की ग्लव्स से मिले थे। ग्लव्स आप बता रहे हैं, ये क्या जब सारिम मिसिंग हुआ है आप मदरसे आए हैं उसके बाद आपको ग्लव्स मिले? जी जी, ऐसा ही है। जब सारिम मिसिंग हुआ है तकरीबन जब इतनी देर हो गई तकरीबन 3:30 बजे 3:40 में बच्चों की छुट्टी हुई है और तकरीबन 4 बजे इनको ट्यूशन जाना होता है दोनों बच्चों को। तो अब मेरी मिसेस बड़ा वाला आ गया, ये सारिम नहीं आया, तो मेरी मिसेस ने पूछा कि भाई वो सारिम क्यों नहीं आया अभी तक। तो मेरे बड़े वाले ने बोला वो आ रहा है। ठीक है, तो 10 इसी तरीके से ना 10-15 मिनट ऊपर हो गए तो मेरी मिसेस जो है ना 4:10 पे नीचे उतरी कि देखने के लिए कि कहीं किधर बैठे हुए हैं, किधर हैं, किधर खेल रहे हैं। तो वो नीचे उतरी, उन्होंने सबसे पहले जाके मेन एंट्रेंस चेक किया, वॉचमैन से पूछा, गार्ड से पूछा, उन्होंने बोला नहीं कोई बच्चा बाहर निकला ही नहीं है यहाँ से। ठीक है, वो फ़ौरन मस्जिद की जानिब आई। मस्जिद में उन्होंने चेक किया। ठीक है, ऊपर मस्जिद के ऊपर एक दरवाज़ा दिया, मतलब कमरा दिया हुआ है वो मौज़िन के लिए रहने के लिए। उन्होंने उसको खोल के भी सर्च वर्च किया कि वहाँ तो कहीं बच्चा छुपा के तो नहीं सो गया कहीं। ठीक है, उनको कुछ भी नहीं मिला। ठीक है, ऐसे करते करते ढूंढते ढूंढते जहाँ वो बैठते थे उनकी जो भी दोस्त यार थे उनके यहाँ भी गए, उन्होंने भी बोला कि नहीं यहाँ सारिम आया ही नहीं है। ठीक है, करते करते तकरीबन 5 बज गए। ठीक है, 5 बजे जो है ना फिर मुझे मेरी छोटी बहन ने जो है ना इन्फॉर्म करके बताया कि सारिम मदरसे ही गया था, अभी तक आया नहीं। तो मैं अपने काम वगैरह छोड़ के मैं वहाँ से निकला। ठीक है, और निकलने के बाद मैं ऐसी जगहों पे गया जहाँ अक्सर मैं बच्चों को खेल कूदने के लिए लेके जाता था, प्ले एरिया पे। मैंने वहाँ पे भी चेक किया, वहाँ पे भी सारिम कोई भी नहीं था वहाँ पे। फिर मैं वापस फ्लैट आया, फ्लैट में मैंने सर्च भी किया। तो सबसे पहले मैं मस्जिद गया। मस्जिद की सीढ़ियों पे मुझे सारिम के ग्लव्स मिले क्योंकि वो ग्लव्स सुबह ही वो स्कूल मैंने ही पहनाए थे उसको। तो वो फ़ौरन मैंने निशानदेही कर दी, एक झलक में मैंने बता दिया तो मेरे बच्चे के। तो मैंने फौरी तौर पे जो है ना मौज़िन से पूछा कि ये ग्लव्स बच्चे के आपके सीढ़ियों पे कैसे आए। ठीक है ना, तो उन्होंने बोला कि वो सारिम जो है ना अपनी रहल डेस्क के ऊपर ना ये भूल गए थे तो मैंने उठा के सीढ़ियों पे रख दिए। ठीक है, यहाँ तक जो है ना क्लियर हो गई बात। इसके बाद फिर मैं ढूंढता रहा, यहाँ पे मैंने इर्द गिर्द के इलाकों में सर्च किया। लाइट यहाँ पे थी नहीं, फुटेज सामने आई नहीं, बैकअप यहाँ था नहीं कुछ भी। जैसा कि आपने बताया कि यहाँ पे कैमराज इंस्टॉल हुए हैं आपके पूरे इस कंपाउंड के अंदर, तो क्या जब लाइट आप बता रहे हैं कि लाइट नहीं थी, जब लाइट नहीं होती तो क्या ये कैमराज भी वर्क नहीं करते हैं? जी बिल्कुल ऐसे ही है, जब क्योंकि यहाँ लाइट जाती नहीं थी। यहाँ पे तकरीबन 20-25 दिन या 1 महीने से यहाँ पे लाइट लोड शेडिंग स्टार्ट हुई है। ठीक है ना, 4 टाइम की 1.5 घंटे के हिसाब से। तो उससे पहले यहाँ पे लोड शेडिंग थी ही नहीं। अब जब लोड शेडिंग हुई है स्टार्ट तो यूनियन वालों ने ऐसा कोई बैकअप प्लान रखा ही नहीं था क्योंकि कभी ऐसा हादसा पेश आया ही नहीं है। ठीक है, तो उन्होंने रखा नहीं था। अब जब लाइट जाती थी तो कैमरे भी ऑफ हो जाते थे जिसकी वजह से कोई फुटेज सामने आई ही नहीं है। अच्छा, मस्जिद के एतराफ़ में एक गेट भी था जो बाहर जाने के लिए दिया गया था, दीगर फ्लैटों से भी बच्चे मदरसा पढ़ने के लिए आते थे। अच्छा, हमारा शक वहीं जा रहा था कि क्या पता मेन इंटरेस्ट से नहीं गया, बैक के रास्ते से कहीं चला गया हो, किसी के साथ चला गया हो, कोई लेके चला गया हो। ठीक है, हमारा जहन यही था। बहरहाल हम इस फ्लैट में भी सर्चिंग करते रहे, अपने तौर पे भी हमने, मेरी मिसेस, मेरी सिस्टर
ने ही तकरीबन 200 से ज़ायद यहाँ पे अपार्टमेंट हैं, उन सबको जाके चेक भी किया। कुछ फ्लैट्स, कुछ ब्लॉक्स रह गए थे हमसे, तो हमने जाके पहले करीबी थाने में इत्तला दी कि गुमशुदगी की। उन्होंने बोला ऑन राइटिंग लेके आओ आप, ठीक है। अब यहाँ से लेके जो है ना नागन चौरंगी तक लाइट नहीं थी, वहाँ पे एक लाइट थी, जिसके बाद वहाँ पे हमने टाइपिंग कराई। करीबी थाने में जाके बिलाल कॉलोनी में हमने दिया वो सारी चीज़ें। देने के बाद जो है ना उन्होंने तब कोई एक्शन नहीं लिया। उन्होंने बोला आ जाएगा बच्चा, इतनी जल्दी हम FIR नहीं काटते। अमूमन बच्चे कहीं सो जाते हैं, कोई ले जाता है ना, किसी के घर पे होते हैं, मिल जाएगा आपको बच्चा, कहीं नहीं जाएगा। तो हम मुतमईन होकर बैठ गए थे कि हाँ चलो ठीक है। लेकिन बहरहाल हमें फ्लैट आने के बाद भी हम सर्चिंग अराउंड में लगे रहे कि कभी किसके यहाँ जा रहे हैं, कभी किसके यहाँ जा रहे हैं, कभी मस्जिद में ऐलान करा रहे हैं। हम लोग अपने तौर पे करते रहे। मोबाइल दोबारा फिर काफ़ी देर हो गई, तकरीबन 2 घंटे मस्जिद गुजर गए, बच्चे को कोई सुराग नहीं मिला। तो अब सब मकीनों ने बोला कि भाई दोबारा चलते हैं और उनको बोलते हैं भाई पक्की FIR काटो, ठीक है। हम दोबारा गए तो उनको तो पर्चे नहीं मिल रहा था, 2 घंटे पहले दिया हुआ पर्चा थाने के अंदर वही नहीं मिल रहा, बल्कि उसमें अटैचमेंट जो है बच्चे की तस्वीर भी थी, ठीक है, वो मिल नहीं रहा उनको। उनके भाई अल्लाह अल्लाह करके 10 मिनट के बाद वो पर्चा मिला, कहीं ना कहीं दब गया था। वो पर्चा निकाला उन्होंने, फिर उन्होंने दस्तखत किए, ठीक है, तब भी FIR नहीं काटी थी। इसके बाद फिर हमें एक पुलिस मोबाइल दी गई, तकरीबन 9:30-10 का टाइम था, ठीक है। फिर वो मोबाइल ने जो है ना जो फ्लैट्स में सर्चिंग करी है, कुछ फ्लैट्स हमसे रह गए थे, वो उन्होंने सर्च भी किया, लेकिन सारिम का कोई क्लू, कोई सुराग नहीं मिल सका, ठीक है। मुझे ये भी बताइएगा, क्या आपके इस कंपाउंड के अंदर कुछ अपार्टमेंट्स ऐसे भी हैं जो कि बंद पड़े हुए हैं, यहाँ कोई जो है रिहायशी नहीं है? जी, तकरीबन 6 या 7 जो है ना फ्लैट्स हैं जो बंद पड़े हुए हैं, ठीक है ना। कुछ जो है ना हमने तो उस टाइम वो सर्चिंग नहीं करी क्योंकि वहाँ ताले लगे हुए थे, और हमने ये ज़रूरी नहीं समझा कि हम अपने तौर पे चेक करें। हम पुलिस का ही वेट कर रहे थे कि पुलिस आएगी, वही ताले तोड़ के अपनी निगरानी में ही चेक करेगी। तो लिहाजा जब पुलिस आई है, उन्होंने जो है ना ये अपनी निगरानी में ही ताले तोड़े और खुद चेकिंग वगैरह करी है, ठीक है ना। लेकिन वहाँ पे भी कोई सारिम का कोई सबूत नहीं था। सही। तो आप जैसा कि आपने बताया कि इनिशली पुलिस जो है वो FIR नहीं काट रही थी, तो सेम डे ही रात में उन्होंने FIR लॉन्च की है या उसके नेक्स्ट डे FIR लॉन्च? 12 बजे के उस सेम डे ही था, लेकिन वो 12 बज चुके थे, ठीक है ना। इत्तला पूरे जो है ना थाने को पता चल गया था, लेकिन FIR जो पक्की कटी है ना 12 बज के कुछ मिनट पे जो है ना FIR कटी है उसकी। इसके बाद जो है फिर वो एक नफरी हमें दी गई है, सर्चिंग भी हुई है, रात देर तक सर्चिंग हुई है। जो फ्लैट रह गए थे वो दोबारा भी चेक हुए हैं, ठीक है। लेकिन सारिम का कोई इस टाइम तक कोई क्लू, कोई सुराग। अच्छा, इस दौरान हमने अपने तौर पे भी जो है ना टैंक्स भी चेक कर लिए थे कि कहीं बच्चा कहीं टैंक्स के अंदर तो मौजूद तो नहीं है, किसी ने धक्का वक्का दे दिया हो या किसी शरारत में वो गिर गया हो, ठीक है। लेकिन कोई उस टाइम टैंक भी चेक किए, वॉलमैन ने पानी नीचे डाउन करके जो और वीडियो भी बनाई, और करीबी थाने में भी ये वीडियो थी। तो ये जो टैंक्स आप बता रहे हैं आपने चेक किए, तो क्या मतलब वो पानी बिल्कुल कम करके और उसको जो उसका ग्राउंड है वहाँ तक जो है उसको देखा गया कि अंदर कोई एग्जिस्टेंस नहीं है सारिम की? जी जी, बिल्कुल ऐसा ही है। तकरीबन 1-1.5 फीट पानी रह गया था, ठीक है ना। बिल्कुल पानी जो है ना बिल्कुल डाउन करके 1-1.5 फीट, क्योंकि बच्चे की हाइट तकरीबन 3-3.5 फीट की है, तो 1-1.5 फीट पानी इन्होंने डाउन करके टॉर्च से बाकायदा जो है ना वीडियो भी बनाई। और इस बात के गवाह जो है ना IO साहब, बिलाल कॉलोनी के सलीम साहब भी थे, उन्होंने भी अपने तौर पे चेक किए गए, ठीक है। तो तकरीबन 4 टैंक्स लगते हैं हमारे अपार्टमेंट में, चारों को चेक किया गया, ठीक है। लेकिन सारिम का कोई उस टाइम तक कोई क्लू, कोई सुराग नहीं था। अब कुछ लोग मकीन ये कह रहे थे हो सकता है वो बाहर चला गया हो, लेकिन फिर भी पुलिस वालों ने यहाँ पे सर्चिंग करी अपनी, ठीक है। अब लाइट ना होने की वजह से कोई यहाँ पे फ्लैट के अंदर तो कैमरे ना काबिल कबूल थे, लेकिन बाहर भी यही सूरत हाल थी। बाहर भी कोई कैमरा काम नहीं किया कि जिसकी जानिब से हमें पता चले कि फ्लैट से बच्चा बाहर गया है, और गया तो किसके साथ गया है, तो कोई क्लू नहीं मिला था उस टाइम तक हमें। सही। तो मोहसिन, जैसा कि आपने बताया कि आप लोगों ने टैंक्स जो थे वो ओवरऑल सर्च कर लिए थे, लेकिन 11 दिन बाद जो है सारिम की बॉडी जो है वो टैंक से मिली है। तो क्या आपकी क्या ऑब्जर्वेशन है, क्या सोचते हैं कि क्योंकि अब थोड़ा सा इस हवाले से भी व्यूअर्स को बताएं कि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है सारिम की, उसमें क्या बताया गया है कि कब जो है कितना टाइम तक जो है सारिम अलाइव था और कितने दिन पहले जो है उसको जो है इस तरह का उसके साथ इंसिडेंट पेश आया? जी, जब टैंक्स वगैरह सारी चीज़ें चेक हो गई तो ये हमारी अभी एक सवालिया निशान है कि जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट्स आने, जब बच्चा
सैटरडे वाले दिन 11:15 11:30 बजे के दौरान जो है ना ये बच्चा जो है ना ईदी की गाड़ी के हमरा जो है ना निकाला गया ईदी के जवानों ने, ठीक है। तो मैं पोस्टमार्टम की रिपोर्ट तक का आने का इंतज़ार कर रहा था, जब हमने क्योंकि अपने बच्चे को इस तरीके से सोचा ही नहीं था कि हमारा बच्चा ऐसी जगह से निकलेगा, ठीक है। बहरहाल जो अल्लाह की करनी, बहरहाल जब वो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई है तो 5 दिन 4 घंटे या 4 दिन 4 घंटे ऐसी कुछ समथिंग जो है रिपोर्ट्स आई थी कि उस टाइम तक ये बच्चा ज़िंदा था, ठीक है ना। तो मैं पुलिस वालों से यही मेरी अपील हुई थी, मैंने धरना भी इसी बात पे दिया था कि उससे पहले तो बच्चा ज़िंदा था और फ्लैट में ही मौजूद था, तो आपने कोई नफरी क्यों नहीं लगाई यहाँ पे। अगर कोई नफरी लगाती तो हो सकता था कि मेरा बच्चा ज़िंदा मेरे साथ होता आज, ठीक है। उन्होंने लेकिन इस तरीके से कोई काम नहीं किया। उन्होंने बोला हमने सिविल वर्दियों के अंदर जो है ना आपके फ्लैट में बंदे छोड़े हुए, लेकिन हमें तो कहीं से भी कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था कि ऐसा है, ठीक है। क्योंकि एक ऑन रजिस्टर्ड होता है जिसके घर से कोई चीज़ गुमशुदा हो जाती है तो उसके नीचे फ्लैट, उनके घर या फ्लैट के बाहर जो है ना एक नफरी तैनात होती है जो ऑन रजिस्टर्ड होती है, जो कौन आ रहा है कौन जा रहा है कौन रिलेटिव है इनका। इस तरीके से कोई भी सीन नहीं हुआ, ठीक है। अगर ये सीन पहले हो जाता, डॉग्स भी बाद में आए, वो भी एवीसीसी की टीम लेके आई है। जब बच्चा मिल गया टैंक से तो फिर एवीसी अनिल हैदर एवीसीसी को जो है ये केस ट्रांसफ़र हो गया था, क्योंकि अवायब तावान के भी मैसेज आने शुरू हो गए थे, तो एवीसीसी ने अपने जो है ना हैंड ओवर ले लिया था केस। लेकिन जब बच्चा मिल गया, बरामद हो गया, तो उनका केस यहीं पर ही ख़त्म हो गया था, ठीक है। उन्होंने फिर जब जो है अनिल हैदर से जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि ये ट्रांसफ़र आपके बिलाल कॉलोनी में हो गया। अच्छा, जब तक ये बच्चा नहीं मिला था तो हमें अनिल हैदर की तरफ से हम मुतमईन थे उनकी कारकर्दगी से, क्योंकि वो जो काम कर रहे थे ना वो किसी का इंतज़ार नहीं कर रहे थे कि मुझे लॉ ऑर्डर मिलेगा तो मैं ये करूँगा। वो अपने तौर पे जो है ना उन्होंने जो बिलाल कॉलोनी थानों ने जो है ना इतने दिन में जो काम नहीं किया ना वो उन्होंने 2 दिन में ही सारा काम निकाल दिया था। अच्छा, बिलाल कॉलोनी थानों ने इन्होंने ये जो है ना वो दी थी लेटर लिख के कि हमने यहाँ पे फ्लैट सर्च कर लिए हैं, टैंक्स सर्च कर लिए हैं, तो अली नज़र ने इनको इम्पोर्टेंस नहीं दी क्योंकि उन्होंने कर चुके थे, क्योंकि उन्होंने बोला वैसे ही इतने दिन हो चुके तो हम इस पर ना काम शुरू नहीं करते। उन्होंने दूसरे तरीके से काम स्टार्ट लिया। क्या इस तरह की एक्टिविटीज़ पहले इस कंपाउंड के अंदर आप लोगों ने कभी देखी या सुनी? और दूसरी जानिब ये भी बताएं, क्या आपको किसी पे शक है इस कंपाउंड के अंदर? क्योंकि हम देखते हैं कि चारों तरफ से तो बाउंड्री वॉल हुई हुई है और जो मेन गेट है वहाँ पे गार्ड भी बैठा हुआ है, तो 11 दिन तक जो आपका बेटा था वो लापता रहा। उसके बाद 11 दिन बाद उसकी जो बॉडी मिलती है वो भी इसी कंपाउंड से ही मिलती है। तो क्या आप क्या समझते हैं कि आपको क्या ऐसा लगता है कि ये सारिम जो था उसके जितने दिन गुजरे हैं वो इसी कंपाउंड के अंदर ही गुजरे हैं? जी, मुमकिन तौर पे तो हमें तो यही है, क्योंकि यहाँ से तो वो बच्चा बाहर जा नहीं सकता था खुद से, ठीक है ना। और वो अगर आप भी होते, अगर आप भी उसको हाथ पकड़ के लेके जाते तब भी वो नहीं जाता, क्योंकि वो समझदार बच्चा था मेरा, ठीक है। तो मैंने सिर्फ यही मौक़िफ़ रखा है यहाँ पे जो है ना इन्वेस्टिगेशन जो है ना सही से नहीं हुई। अगर वो सही से होती तो क्या पता मेरा बच्चा ज़िंदा होता, मैंने जैसे पहले बताया, ठीक है ना। और उनकी एक्टिविटीज़ वगैरह यहाँ से तो देखें आप, आपके सामने ही जो है ना चारों तरफ कैमरे भी लगे हुए हैं, लेकिन वो उस टाइम नहीं काम कर सके। गार्ड भी बैठे हुए हैं, गार्ड भी बच्चे को जानते हैं मेरे, ठीक है ना। तो बच्चा तो यहाँ से बाहर नहीं निकल सकता था। मुमकिन तौर पे जिसने उठाया हो किसी शरारत में हो सकता है वो डर गया हो, क्योंकि मेरा बच्चा पहचानता था, शक्लें पहचानता था, फ्लैट का नाम, कौन से स्कूल में पढ़ता हूँ, कौन सी क्लास में हूँ, सारी चीज़ें उसको याद थी। ये सारी चीज़ें हम रिमाइंड कराते रहते थे। गुड टच बैड टच के बारे में भी उसको मालूम था मेरे बेटे को। मुमकिन तौर पर हमारे जो है ना ओपिनियन ये है मेरा कि हो सकता है उस बच्चे को किसी ने शरारत के तौर पर उठा दिया हो। जब ये बवाला बहुत ज़्यादा मच गया तो वो डर गया, और डरने की वजह से हो सकता है कि उसने उसको मारा, और मारने के बाद जो है ना उसको हमारे ही टैंक में डाल दिया गया। सही। तो जैसा कि आपने कहा मोहसिन, तो ये पूरा कंपाउंड है, यहाँ पे अच्छे खासे अपार्टमेंट्स बने हुए हैं। तो यूजुअली हम ये देखते हैं कि अगर कोई गली मोहल्ला होता है जहाँ पे घर बने हुए होते हैं तो वहाँ पे तो थोड़ा सा इतनी ज़्यादा एक्टिविटी नहीं होती है, लेकिन जहाँ अपार्टमेंट्स की बात कर लें तो यहाँ पे तो हम देखते हैं कि हर टाइम जो है रौनक लगी हुई होती है, किसी का आना और जाना जो है वो चल रहा होता है। तो क्या समझते हैं कि ये
कौन सा ऐसा टाइम होगा कि उस बंदे ने जो है उस बच्चे की बॉडी जो है वो टैंक में जब डंप की होगी, तो ये तो क्राउडेड प्लेस है, यहाँ पे कोई ना कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, बच्चे खेल रहे हैं, तो क्या आप क्या समझते हैं कि कौन सा ऐसा टाइम होगा? मेरे हिसाब से जो बॉडी का टाइम होगा ना वो रात का ही होगा, क्योंकि अमूमन जो है ना जब से बच्चा गुमशुदगी हुई है ना तो तकरीबन 2 बजे तक तो हम लोग यहाँ पे बैठे होते हैं नीचे, ठीक है ना। ये रात के पहर ही ये काम हुआ होगा, क्योंकि और ये एक बंदे का काम नहीं है, तकरीबन 2 या 3 लोग होंगे जिसके बिहाफ पे ये काम हुआ है। जैसे आपने वो टंकी कवरेज करी है, वो टंकी 4 दीवारी तो है, लेकिन वो गेट जो टूटा हुआ है ना वो टूटा हुआ नहीं है, वो अटका हुआ गेट था। इसको तो निकाला गया है गेट को, क्योंकि बच्चा अगर वो मिसाल के तौर पे अगर वो खुद से भी जाता तो वो इतना बचकाना जहन नहीं है उसका कि वो कोई चीज़ उठाने के लिए खुद चला गया और गिर गया, ठीक है ना। वो जब तक कोई उसको हिलाएगा नहीं गेट को, वो अंदर कोई भी नहीं जाता। और उसके अलावा जो है ना पानी जो है ना वो वॉल मैन ही उसको जो है ना कंट्रोल करता है, इसके अलावा कोई न्यूट्रल बंदा नहीं कंट्रोल कर सकता था। सही। मोहसिन, थोड़ा सा इस हवाले से भी बताएं कि इनोसेंट सारिम क्या एक्टिविटीज़ थी उसकी, कौन से गेम्स थे, कौन सी ऐसी चीज़ें थीं जो उसको पसंद थीं, और पढ़ाई के हवाले से भी थोड़ा सा उसका बताइएगा कि एजुकेशन में कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स थे जिसमें वो जो लाइक करता था, और थोड़ा सा उसके फ्रेंड्स का सर्कल बताइएगा कि यहाँ पे कौन कौन सी एक्टिविटीज़ के अंदर वो इन्वॉल्व रहता था। वो थोड़ा पढ़ाई में थोड़ा सा कच्चा था, ठीक है ना, लेकिन वो फिज़िकली एक्टिविटी में बहुत एक्टिव था, जैसे साइकिलिंग चलाना, हॉबीज़ वगैरह में साइकिलिंग चलाना, स्कूटी चलाना, ठीक है। और जो है मतलब फिज़िकली जैसे कोई चीज़ मिल जाए तो उस पर एक्सपेरिमेंट करना, जैसे कोई गत्ता मिल जाए तो उसको घड़ी बनाना, गाड़ी बनाना, ये कम उम्र ही में उसके अंदर बहुत ऐसी चीज़ें पाई जाती थी। मोबाइल बहुत कम यूज़ करता था, इजाज़त के बिना यूज़ करता था। जब मैं आता था रात में मेरा ही मोबाइल यूज़ करता था। उसके 2-3 दोस्त थे, और जिस दिन ये सानिया पेश आया उस दिन वो लोग भी फैमिलियाँ नहीं थी, वो हमारे सामने ही वो फैमिलियाँ आई हैं, और उन्होंने आते ही पूछा कि क्या हुआ, खैरियत। तो हमने बताया इस तरह, तो वो खुद हमारे साथ बैठ गई कि नहीं बेटा वो तो हमारे बच्चों के साथ खेलता था और हमारे घर में रहता था, ठीक है ना, हमारे बच्चों के साथ रहता था, टॉयज़ से खेलता था, और बच्चा माशाल्लाह बहुत एक्टिव था आपका, ठीक है। हमें यही गुमराह किया गया था, हो सकता है बच्चा आपके किसी रिलेटिव कोई ले गया हो, ठीक है। तो हम इसी जहन में लगे हुए थे कि हो सकता है हमारे रिलेटिव भी छान मारे, ठीक है ना, पुलिस वालों ने, एबीसीसी वालों ने, ठीक है ना, सबको उठाया भी, तफ्तीश भी करी, लेकिन छोड़ दिया क्योंकि कोई क्लू ही नहीं था उनके पास। लेकिन जब बच्चे की लाश इस अपार्टमेंट से बरामद हुई तो हमें अब यही लगता है कि ये अपार्टमेंट का ही कोई है, और ये होते हुए भी किसी ने देखा है, लेकिन कोई मुंह नहीं खोल रहा। जिस दिन वो मुंह खोल लेगा तो ये केस बहुत ही ज़्यादा आसान हो सकता है। सही। तो ये बताएं मोहसिन, जब 11 दिन तक सारिम जो है वो नहीं मिला था, तो आप लोगों के माइंड में क्या चल रहा था कि सारिम वापस आ जाएगा, या कोई अगर कोई फैमिली रिलेटिव्स जो है अगर वो भी अपने साथ ले जाता है, कहीं कहीं से कोई आपको कोई क्लू मिल रहा था, आपके जहन में क्या चल रहा था? जी देखें, हम तो देखें पुलिस इस तफ्तीश में जो है ना वो लगी हुई थी अपनी जगह पे, डिफरेंट इदारे अपनी अपनी तफ्तीश में लगे हुए थे, हम भी अपनी एक तफ्तीश में लगे हुए थे, जिसे कहते हैं हम इस्तिखारा कर कर के ना रोज़ कोई सुबह कर रहा है, कोई शाम कर रहा है, कोई अपने तौर पे कर रहा है, हम अपने तौर पे कर रहे हैं। तो सब जगह से एक ही बयान आ रहा था, बच्चा महफूज है और अच्छे हाथों में, बच्चा महफूज है और अच्छे हाथों में। ये तो 11 दिन उन्होंने निकाले हैं ना, वो इसी सूरत में निकाले हैं कि हमें जब भी ये इत्तला मिलती थी ना बच्चा महफूज है, अच्छे हाथों में, खाना भी खा लिया उसने, ठीक है, तो हमें दिली सुकून होता था हम मियाँ बीवी को कि मिल जाएगा इंशाल्लाह, आज नहीं कल आएगा। लेकिन जब ऐसे आएगा हमने ये नहीं सोचा था। मोहसिन, सॉरी टू से, थोड़ा सा इस हवाले से भी बताएं कि घर में उसकी क्या एक्टिविटीज़ होती थी, और उसकी जो दादी हैं, जैसा कि आपकी वाइफ से जब बात हुई तो उनका भी ये बताना था कि वो अपनी दादी से बड़ा अटैच था, तो थोड़ा सा घर के इन्वायरमेंट के हवाले से बताइए। जी, ज़्यादातर जो है ना सारिम, हम जैसे मैं इसको डांटता था या मारता था या मेरी मिसेज़ उसको डांटती थी तो वो डायरेक्टली जो है ना क्विकली
घर से बाहर तो वो कभी भी नहीं जाता था, ठीक है ना। वो डायरेक्ट जाता था अम्मी के पल्लू पे जाके छुप जाता। वो मेरी अम्मी को भी अम्मी कहता था, जबकि उसकी दादी लगती थी वो, ठीक है। तो उनके पास जाके छुप जाता था कि बाबा मार रहे हैं या बाबा डांट रहे हैं, ठीक है। तो वो उनके पास जाके छुप जाता था और वही उसको जो है ना सेफ एरिया देती थी कि ना नहीं नहीं इसको नहीं बोलो, उसको नहीं बोलो। वो ज़्यादातर मेरी अम्मी से ही हिला हुआ था और मेरी एक छोटी सिस्टर है जो पैरालाइज है, वो उन्हीं से ही हिला हुआ था। वो जो भी चीज़ फरमाइश होती थी, अम्मी मुझे ये खाना है, डोनट खाना है, तो अम्मी जो है ना वो डोनट उसके लिए बनाती थी। अम्मी मुझे केक खाना है, तो वो ज़्यादातर फरमाइश वो मेरी वाइफ से नहीं करता था, वो मेरी अम्मी से करता था, ठीक है ना, जो उसकी दादी लगती हैं। सही। थोड़ा सा इस हवाले से बताएं, ओवरऑल ये जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, अगर स्पेशली हम बात कर लें पुलिस की, तो क्या आपको पुलिस की कारकर्दगी इस पूरे केस के अंदर सेटिस्फैक्ट्री लगती है? ये देखिए एसएचओ साहब जो है ना वो शुरू दिन से साथ हैं, आईओ साहब भी शुरू दिन से साथ हैं जब से ये सानिया पेश आया है, ठीक है ना। वो रात ही में ही अलर्ट हो गए थे, ठीक है। लेकिन मैं उनको यही बोल रहा था कि सर थोड़ा सा इन्वेस्टिगेशन का तो दायरा जो है ना वसी करें, ठीक है ना। आप उठाएं, क्योंकि वो हमसे पूछ रहे थे आपके ऊपर किसी के ऊपर शक ऐसा। मैंने शुरू दिन से ही बताया कि मेरा किसी के ऊपर कोई लेन देन नहीं है ऐसा, क्योंकि हम सुबह जाते हैं, रात में घर में घुसते हैं, छोटा सा एक बिज़नेस चलाते हैं, ठीक है। तो मेरा किसी के ऊपर शक नहीं है। आप अपने तौर पे जो हो सकता है आप करें, ठीक है। अगर वो दायरा वसी कर लेते उस टाइम तो आज मेरा बच्चा ज़िंदा होता। मोहसिन, ये भी बताएं कि आपने बताया कि आपसे रैंसम भी मांगा गया था, एक दो कॉल्स भी आई थी आपको, तो ज़रा इस हवाले से बताएं क्या किस तरह की एक्टिविटीज़ थी, कौन से ऐसे नंबर से, क्या वो लोकल नंबर से आपको इंगेज किया जा रहा था या कोई अब्रॉड बाहर की कंट्री से जो है वो आपको कॉल की जा रही थी? ठीक है, 2 नंबर मेरे पास आए थे रैंडमली, ठीक है ना, जो क्विकली जो है ना मैंने CPLC को ट्रांसफ़र कर दी थी, जब तक वो AVCC इन्वॉल्व नहीं थी इसके अंदर, ठीक है। तो उन्होंने यही जो है ना वो रिकॉर्डिंग भी थी, ऑन रिकॉर्ड जो है मेरे पास। उन्होंने बोला मैंने आपके बच्चे को देखा है ना, लोकेशन आपको तब देंगे जब हम 20,000 डालेंगे। कोई कह रहा जो है ना आप जो है ना 50,000 हमें दें, हम आपकी तब लोकेशन जो है ना ट्रांसफ़र करेंगे, ठीक है। तो इस तरह करते करते जब ये केस थोड़ा सा फैला तो AVCC तक, बिलाल कॉलोनी थाने ने AVCC पे केस मुंतकिल कर दिया, ठीक है। और फिर जब AVCC ने जो है ना ये लिया, अच्छा इस दौरान मेरी मिसेस को भी जो है ना सऊदी अरब के नंबर से जो है आई कि रहमान के मैंने आपके बच्चे को रखा हुआ है और 5 लाख रुपए दे दो, लोकेशन बता दूंगा और इस तरीके से। जबकि मेरी मिसेस का नंबर कहीं भी नहीं है, ना सोशल मीडिया अकाउंट्स के ऊपर मेरा उनका नंबर है, ना मेरे रिलेशन किसी के पास भी उनका नंबर नहीं है, ठीक है। तो वो इस बात को हैरान ये हो गए थे कि ये नंबर इनका कैसे गया, कहाँ से गया, ये समझ नहीं आया। बहरहाल AVCC के पास जब हम गए, हमारा केस जब ट्रांसफ़र हुआ AVCC को, तो अनिल हैदर साहब ने खुद ही हमें बताया कि इस नंबर की ना ऑलरेडी 4 FIR कटी हुई हैं और ये खुद डिपोर्ट हुआ है सऊदी अरब से। तो इसके पास कोई बच्चा नहीं है, ये लोगों से, पेरेंट्स से ज़्यादा वॉलेट से नंबर निकालता है और लोगों को तंग करता है, ठीक है ना। तो अमूमन इसकी रिक्वायर्ड जो होती है ना 5 लाख से स्टार्ट होती है। मैंने कहा हमें भी यही 5 लाख रुपए का ही बोला गया है। बोलने लगा नहीं है, इसके पास कोई नंबर वगैरह नहीं है, ठीक है। बहरहाल AVCC ने अपना काम बहुत अच्छे तरीके से किया है, इसमें कोई शक नहीं है। मैं तो यही चाहता हूँ अगर ये केस दोबारा AVCC के पास चला जाएगा तो इंशाल्लाह जो 4 दिन लगने हैं ना मज़ीद, वो 2 दिन में ही काम कंप्लीट हो जाएगा। सही। मोहसिन, ज़रा ये भी बताएं, क्या अब जो यहाँ की इंतज़ामिया है इस कंपाउंड की, जो यूनियन है, क्या उन्होंने होश के नाखून लिए हैं? क्या अब कैमरास को क्या UPS या किसी बैकअप के ऊपर जो है इन कैमरास को ऑपरेट किया जा रहा है, या अभी भी वही सिचुएशन है कि जब लाइट जाती है तो कैमरास जो है वो वर्क नहीं करते? जी अभी भी वही सिचुएशन है जो डे फर्स्ट से थी, ठीक है ना। अभी भी कोई बैकअप नहीं है, क्योंकि DVR जो है ना वो बिलाल कॉलोनी थाने के अंदर है, लेकिन बैकअप में अभी भी यूनियन ने कुछ नहीं लगाया हुआ। लाइट जाती है तो अंधेरा ही होता है, ठीक है ना, कैमरे कोई काम नहीं करते। इस पे जो है ना हमने भी, और हमारे साथ साथ 200 से ज़ायद मकीन यहाँ पे रहते हैं। अगर 200 से नहीं, अगर आप 150 का भी आप मेंटेनेंस लगाते भी हैं ना तो अच्छी खासी फंड्स जमा हो जाते हैं, जिसमें बिजली है, लाइट जैसे मोटर है, लाइट मोटर जैसे इलेक्ट्रिसिटी का बिल है, आपका स्वीपर है, ठीक है ना, और गार्ड है। इन सबको भी हटाएंगे भी ना तो फिर भी अच्छा खासा फंड जमा हो जाता है। अगर थोड़ा अब मज़ीद भी अगर आप फंड मांगेंगे ना इस चीज़ के लिए तो मकीन देने के लिए भी तैयार हैं, क्योंकि हम उनको अपने बच्चों की सेफ्टी ज़्यादा अजीज़ है। ये बताएं कि अब बड़ा एक अजीब सी कैफियत यहाँ नज़र आ रही है।
कुछ बच्चे खेलते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं यहाँ पे। मैंने ये भी देखा है कि यहाँ पे बच्चों को जो है वो मदर्स जो हैं वो इन ड्यूरिंग कंपाउंड ही जो है वो ट्यूशन खुद अपने हाथ से पकड़ के लेके जा रही हैं। तो क्या अब इस तरह की फ़िज़ा वाकई यहाँ पे देखी जा रही है? जी बिल्कुल, जब 7 तारीख से जब ये वाक़या पेश आया है ना, तो ज़्यादातर तो फैमिली जो है ना अपने बच्चों को चीज़ लेने के लिए भी नहीं भेज रहे, जबकि 4 दीवारी के अंदर ही है। लेकिन उन्होंने बोला हमें जो है ना अपनी बच्चे ज़्यादा अजीज़ है, ठीक है ना। यूनियन का अगर कोई चीज़ काम कर नहीं रही है यहाँ पे, किसके ऊपर हम अपने बच्चे को छोड़ें, ठीक है ना। 4 बाउंड्री मतलब रहने का मतलब यही होता है कि बच्चा सेफ्टी और सिक्योर रहे, ठीक है। अगर हम मर्द हज़रात अगर बाहर जाएं तो फैमिली सिक्योर रहे। लेकिन अब जब ये हादसा पेश आया ना, जबकि यहाँ पे तकरीबन 4 साढ़े 4 बजे से जो है ना यहाँ पे क्रिकेट वगैरह स्टार्ट हो जाती है। कंपाउंड बहुत बड़ा है यहाँ का, ठीक है। लेकिन जब से ये 7 तारीख से वाक़या पेश आया है ना, कोई भी क्रिकेट नहीं खेल रहा, कोई बच्चा बाहर निकल नहीं रहा, और अगर निकल भी रहा है तो वो अपनी फैमिली के हमरा ही निकल रहा है। सारिम की फैमिली ने रिपोर्ट किया है, और अब तक की इन्वेस्टिगेशन के हवाले से ज़रा व्यूअर्स को बताएं कि कहाँ तक आप लोगों की इन्वेस्टिगेशन पहुँची है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 7 तारीख का वो कुआ है। ये सारिम और उसका बड़ा भाई ये दोनों मस्जिद में कुरान पाक पढ़ने के लिए जाते थे। 2 बजे जाते थे और 3:30 बजे छुट्टी होती थी। तो छुट्टी जैसे हुई है तो बड़ा भाई घर पे पहुंच गया और सारिम घर पे नहीं पहुंचा। तो इसके बाद इनके घर वालों ने, इनकी वालदा ने और वालिद ने इसकी तलाश शुरू की। अपने तौर पे तलाश करते रहे, मालूमात करते रहे आगे पीछे रिश्तेदारों में। फिर उसके बाद हमारे पास थाने आए। थाने में हमने इनकी रिपोर्ट लिखी और इनकी FIR दर्ज रजिस्टर्ड की। FIR के बाद फिर इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई है। इन्वेस्टिगेशन में इन्वेस्टिगेशन वगैरह जब स्टार्ट हुए थे, इसमें फिर इसी दौरान इसकी वालदा के नंबर के ऊपर कोई रैंसम वगैरह के मैसेज आया व्हाट्सएप के ऊपर। तो इसी फिर तफ्तीश ट्रांसफ़र होगी AVCC में। फिर AVCC वालों ने भी अपनी इसमें तफ्तीश वगैरह की है। फिर उसके बाद वापस तफ्तीश हमें मिली है, तो इस पर DIG साहब ने कमेटी बना दी है। अब वो इसके ऊपर काम कर रही है। और फिर 18 तारीख को सदर साहब की कॉल आई है कि टैंक में से जो है ना स्मेल आ रही है। फिर वे SIO साहब इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज हम यहाँ पहुँचते हैं और टैंक में से जब चेक करते हैं तो डेड बॉडी इसमें से बरामद होती है, और उसको फिर फर्दर कानूनी कार्रवाई के लिए पोस्टमार्टम के लिए आबासी शहीद अस्पताल शिफ्ट कर दिया। अब इसमें कुछ सस्पेक्ट भी लिए हुए हैं जिस पे इंट्रोगेशन भी तफ्तीश वगैरह हो रही है, और DI साहब ने हमारे इसके ऊपर एक कमेटी भी बना दी, वो इसके ऊपर काम हो रही है। तो उम्मीद है कि इंशाअल्लाह अल्लाह पाक हमें कामयाबी दिलाएगा, और जो बच्चे के साथ जिसने भी जो भी ज़्यादती की है या जैसे भी जो भी हुआ है, तो इंशाअल्लाह तमाम हक़ाइक़ सामने आएंगे इंशाअल्लाह। इनोसेंट सारिम जो कि 11 दिन तक जो है वो लापता रहा। उसके बाद जिस कंपाउंड के अंदर उसकी रेजिडेंस थी, उसी कंपाउंड के अंदर जो है उसकी बॉडी जो है वो टैंक से जो है वो बरामद की जाती है। बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है। हम देखते हैं शहर कराची के अंदर जहां डिफरेंट किस्म के माफियाज़ जो हैं वो दन दनाते घूम रहे हैं, वहीं अब कराची शहर के जो बच्चे हैं वो भी महफूज हाथों में नहीं हैं। कानून नाफिज करने वाले इदारे जो हैं उनके लिए बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि ये जो कराची में अब रोज़ाना की बुनियादों के ऊपर जो बच्चे मिसिंग हो रहे हैं कराची शहर के अंदर, ये कानून नाफिज करने वाले इदारों के लिए एक सवालिया निशान है। तो आज के शो में हमने आपको एक और माफिया को एक्सपोज करते हुए दिखाया। हमने आपको बताया कि जो हमारे हुक्मरान हैं या हमारी जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के लोग हैं, अब उनको होश के नाखून ले लेने चाहिए, क्योंकि कराची शहर में अब इस तरह की एक्टिविटीज़ जो हैं वो बहुत डेली की बुनियादों पे जो हैं वो देखी जा रही हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर शो। नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, नेक्स्ट शो के अंदर हम आपको एक और माफिया को एक्सपोज करते हुए दिखाएंगे। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।